वेल गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास से 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 10 को, जो है किशोरावस्था की ओर। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जो जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। हम चैप्टर 9 में पढ़े हैं कि मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है। मानव जननांगों के नर और मादा जननांगों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु, ठीक है, जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है किशोरावस्था एवं यौनारंभ। ठीक है। इसमें क्या है, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। वृद्धि जो है, हम जो बढ़ने लगते हैं वो जन्म से ही बढ़ने लगते हैं, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाली परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहते था, युवावस्था में कदम रख रहे हैं, मतलब युवा हो रहे हैं 10 से 11 वर्ष के बाद। ठीक है। वैसा लक्षण दिखने लगता है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, मतलब बढ़ना क्या है, प्राकृतिक प्रक्रम है, मतलब प्रक्रिया है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप परिवक्ता जनन परिवक्ता आती है, किशोरावस्था कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में एडोलेसेंस भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जीवन काल की वह अवधि, ठीक है, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिवक्ता आती है, किशोरावस्था कहलाती है, जिसको हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ये वाला टॉपिक याद रखिएगा आप लोग कि किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टेंस टेंस मतलब होते हैं 11 टू 19, 13, ठीक है, 19, 13 से 18 या 19, 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु। ठीक है। टेंस मतलब वो 11 से लेके 11 से लेके 19 साल की आयु वाले को कहते हैं टेंस तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स, ठीक है, भी कहा जाता है। टीन एजर्स भी कहा जाता है किशोरों को, जो 11 से लेके 19 साल के होते हैं, उनको टीनेजर भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। पूर्व मतलब पहले ही शुरू हो जाती है। ऐसा किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब बहुत सारे में अलग अलग होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं शरीर में। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। जो यौनारंभ में जो होने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जननांगों का क्षमता में वृद्धि हो जाना, मतलब उसका विकास होना। किशोरों की जनन परिवक्ता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाती है। किशोर की जनन परिवक्ता मतलब पूरा जब होता है तो उसका यौनारंभ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सेकंड टॉपिक है कि यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो जानेंगे इसमें। पहला है लंबाई में वृद्धि। पहला क्या होगा, सबसे पहले लंबाई में वृद्धि होगा। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर, मतलब दो दिखने वाले होते हैं ना, वो होते हैं यौनारंभ में दिखने वाले जो सबसे अधिक, वो होते हैं लंबाई। ठीक है, साइज में परिवर्तन। इस समय शरीर की लंबाई और अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां की लंबाई वृद्धि होती है और व्यक्तियों लंबा हो जाता है। कोई भी जब टीनेजर होता है वो क्या होता है, यौनारंभ में उसका सबसे जो अधिक दिखने वाला जो यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन है वो है लंबाई में परिवर्तन होना। इसमें क्या होता है, जो हाथ की पैर की जो अस्थियां होती है वो एक वृद्धि कर जाती है, लंबी हो जाती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है लड़कियां लड़कों की अपेक्षा, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपना अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि कर दर भिन्न भिन्न होती है, मतलब कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है।
कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में ये गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। मतलब कोई ऐसा अगर उनके परिवार में होता है तो उनके समान ही उनकी वृद्धि या लंबाई होती है। ठीक है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है। जो डीएनए होता है वो माता पिता के डीएनए पर निर्भर करता है लंबाई। ठीक है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। मतलब जो भोजन करते हैं वो असंतुलित हो। ठीक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। जो संतुलित आहार जो है वो वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करता है। ठीक है। शरीर के भागों को अच्छे ढंग से वृद्धि करने में सहायता करता है। अगला है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। दूसरा, पहला तो था लंबाई में परिवर्तन, अब इसमें दूसरा है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़की की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गट्ठी दिखाई देती है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां, ठीक है, लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा, जो लड़कों में जो है लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट मतलब गठीला दिखाई देता है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़के एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। जो लड़का में अलग होता है परिवर्तन और लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये होते हैं, थर्ड है परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, मतलब आवाज़ में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, मतलब फटने लगती है, मतलब भारी होने लगती है। यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिंक्स, ठीक है, में वृद्धि का प्रारंभ होता है, मतलब ये बढ़ने लगता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, जो किशोरावस्था के दौरान लड़कों का जो स्वर यंत्र है, जो कंठ है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लड़के में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुपृष्ठ उभरे भाग के रूप में दिखाई देने लगता। आगे की जो गले में है वो दिखाई देने लगता है, जो कंठ है वो बाहर निकल थोड़ा सा होता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। कंठमणि, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब लड़कों में तो बढ़ जाता है और लड़कियों में छोटा होता है, अतः बाहर से समान दिखाई नहीं देता। लड़कियों में दिखाई नहीं देता, मतलब सामान्यतः ऐसे नहीं दिखाई देता है। समान लड़कियों का स्वर उच्च तारवित वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। उच्च तारवत मतलब थोड़ा सा पतली होती है ना। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। और कभी कभी क्या होता है, अनियंत्रित वृद्धि, मतलब कंठमणि में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, आवाज़ फटने या भर्राने लगता है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर समान हो जाता है। अब कुछ ऐसे एक हफ्ता या कुछ दिन ऐसी बनी रहती है और भराना ये सब होता रहता है, फिर ठीक अपने आप हो जाता है। अगला है श्वेत तथा तेलीय ग्रंथि क्रियाशील में वृद्धि। स्वेद एवं तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि मतलब आप लोग देखे होंगे कि चेहरे पे चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ, तरल पदार्थ आता रहता है, वो क्या है देखिए, देखते हैं। किशोरावस्था में स्वेद, ठीक है, एवं तेलीय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इनका जो बहाव है वो बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशील के कारण कुछ होते हैं, जैसे देख लेते हैं श्वेत ग्रंथियाँ, तेली ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिका द्वारा स्रावित करते हैं। अतः स्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। अब देखिए श्वेत ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि तथा थार्लिंग ग्रंथि, ठीक है, जैसी कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी होती हैं जो अपना जो बहाव होता है, जो उनका जो बहाव होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों हार्मोन को सीधे, ठीक है, सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। अब क्या है, इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशील के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियार, मुहासे आदि हो जाते हैं। ऐसा जब होता है, उनका जो ग्रंथियों का स्राव, ग्रंथियों का जो
देख लेते हैं यहाँ पे, तेली ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है तब कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, उनमें फुंसियाँ और मुहासे आदि दिखने लगते हैं। अब देखते हैं अगला है जनन अंगों का विकास। यौना आरंभ में नर जनांग जैसे कि वृषक एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। यही अवस्था होता है जब वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में ही होता है ये सब। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। जो शुक्राणु है उनका उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है। जो अंडाशय है उनका साइज का बढ़ जाता है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। उन वो जो अ, अंड जो है, ठीक है, अंडा जो है वो बढ़ने लगता है। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है और अंडाशय में से क्या होगा, अंडाणु भी निकलने लगते हैं। अगला देखिए, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। क्या क्या? मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। चलो देखते हैं इसमें भी। किशोरावस्था व्यक्तियों के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। अब सोचने और कुछ भी सोचने का जो ढंग है उसमें परिवर्तन भी आता है किशोरावस्था में। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। अब क्या है ना, किशोरावस्था में जब होता है तो किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है। बौद्धिक विकास मतलब दिमाग का जो कुछ भाग होता है वो विकसित होते हैं इसमें भी, तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। अब कुछ सोचने में और कुछ विचार करने में वो काफ़ी समय लेने लगते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जब क्या होता है कि ये जो अवस्था है, ठीक है, इसमें क्या मस्तिष्क को मतलब मस्तिष्क को की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता है हुआ स्वयं को असुरक्षित करता है। असुरक्षित मतलब असहज महसूस करना है, ठीक है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा कोई असुरक्षित, ठीक है, महसूस करने का कोई कारण नहीं होता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा परिवर्तन सभी को झेलना पड़ता है, मतलब सभी को ऐसा होता ही है। अब देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। गौण लैंगिक लक्षण। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता था, तो लड़कों के चेहरे में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। चेहरे पर क्या होता है, बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछें आने लगती हैं। यह लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़के से पहचानने में सहायता करता है। अब क्या करता है, लड़कियों को और लड़कों को पहचानने में यह प्रक्रिया सहायता करता है। अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों की आदत है सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट पार्ट में बाल आ जाते हैं, इसी गौण लैंगिक लक्षण में होता है, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। और कुछ हार्मोन होते हैं वो किशोरावस्था में उसका परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। यह अंतस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। यौनारंभ के साथ ही वृषण पोरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। अब क्या करता है, यौनारंभ के दौरान ही वृषण, ठीक है, पोरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है। यही कारण है कि लड़कों में परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि होना, थी, फिर पिंपल्स आना, ये सब क्या होता है, इन्हीं के कारण होता है, ठीक है। जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, ठीक है। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन, ठीक है, अथवा एस्ट्रोजन, ठीक है,
उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। स्त्री हार्मोन क्या करना प्रारंभ कर देता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। एस्ट्रोजन से क्या होता है? जिसमें लड़कियों में स्तन का विकास कर देता है। दूध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित हो जाती है। अब क्या होता है, जब एस्ट्रोजन से क्या होता है, स्तन का विकास हो जाता है, तो उसी साथ साथ क्या होता है, दूध स्रावी ग्रंथियां, ठीक है, अथवा दूध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित हो जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। इन हार्मोनों का उत्पादन का नियंत्रण, ठीक है, दूसरे हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथियाँ, ठीक है, पीयूष ग्रंथियाँ से क्या, प्यूटरी ग्रंथि का स्रावित किया जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथियाँ से क्या निकलती है? प्यूटरी ग्रंथियाँ निकलती है, ठीक है। आगे देखेंगे कि जनन प्रकार्य प्रारंभ में हार्मोन की भूमिका। जनन प्रकार्य में क्या होता है? सबसे प्रारंभ में हार्मोन की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। मतलब उनका जो लक्ष्य जहाँ तक जाने का है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। अब क्या कहता हूँ, उसके साथ ही क्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतस्रावी ग्रंथियाँ हैं। वृषक एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करती हैं। आपने अभी भी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने हार्मोन के नियंत्रण में पीयूष ग्रंथियां अनेक हार्मोन स्रावित करती है। अब देखिए कहाँ कह रहा है कि लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथियां द्वारा स्रावित होने हार्मोन के नियंत्रित में है, ठीक है। लैंगिक हार्मोन या हार्मोन भी पीयूष ग्रंथियां द्वारा स्रावित होने के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथियां अनेक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषक में शुक्राणु के परिपक्व होने की को नियंत्रित करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हार्मोन अंडाशय से अंडाणु एवं वृषक से शुक्राणु के परिपक्व में होने को नियंत्रित करती है, ठीक है। इसमें पीयूष ग्रंथियाँ ये सब काम करती हैं। देखिए यहाँ पे कोई चार्ट दिया गया है कि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होने हार्मोन जनांगों को टेस्ट्रॉन, ठीक है, पुरुष में होता है, तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित है, ठीक है, मतलब ये उत्तरदायी है। आगे है कि रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। रुधिर प्रवाह, ठीक है, रुधिर प्रवाह में ये स्रावित होता है और तथा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। आगे है कि यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन की उत्पत्ति यही सब कारण होता है, ठीक है। इस चित्र है यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित कैसे किया जाता है, ये इसमें बताया गया था। आगे है मानव में जनन काल की अवधि, कितने दिनों तक ऐसे यौनारंभ रहता है। जब किशोरों की विरसक तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि युग्म की परिपक्वता, ठीक है, शुक्राणु का जो उत्पादन है उनकी क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा, ठीक है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। मतलब पुरुष अधिक स्त्रियों से अधिक दिनों तक क्या कर सकते हैं, युग्म की उत्पादन कर सकते हैं। स्त्रियों में जनन अवस्था एवं प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से होता है, ठीक है, तथा सामान्य 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, स्त्रियों में जनन अवस्था, ठीक है, प्रारंभ यौनारंभ से होता है, ठीक है, यौनारंभ से प्रारंभ होता है तथा सामान्य 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है, ठीक है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है, मतलब निकल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंडाशयों में एक अंडाणु, ठीक है, परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में, मतलब 28 से 30 दिनों के बीच में पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है,
ठीक है, जो गर्भाशय की दीवार होती है इस अवधि में क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। किस किस कारण होता है, जिससे वह अंडाणु को निषेचन के पश्चात, ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। ठीक है, इसी के कारण गर्भधारण होता, मतलब यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिका सहित निस्तारित हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब गर्भधारण नहीं होता है तो इस अवस्था में क्या होता है, उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर, ठीक है, टूट जाता है और वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इसमें स्त्रियों से रक्तस्राव होता है, इसीलिए क्या होता है, स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे, रजोधर्म या ऋतुस्राव। जब गर्भधारण नहीं हो पाता तो क्या होता है, जो गर्भाशय का मोटी सतह होती है वो टूट जाती है और वाहिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। ऋतुस्राव क्या होता है, 28 से 30 दिन में, 30 दिनों के बीच एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारम्य होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं, और सबसे जो पहला ऋतुस्राव होता है उसको हम रजो दर्शन कहते हैं, जो यौनारम्य होता है। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। अब 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते स्त्रियों में ऋतुस्राव रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने के रजनोवृत्ति कहते हैं, रजनोवृत्ति कहते हैं। जब सबसे पहली बार यौनारम्य में सबसे पहली बार ऋतुस्राव होता है तो उसको रजोदर्शन कहते हैं। और 40 से 45 वर्ष के बाद जब ऋतुस्राव रुक जाता है तो उसको रजनोवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है, मतलब कोई नियम नहीं होता है, तथा उसके नियमित होने से कुछ समय लग सकता है, कुछ 28 से 30 दिनों के अंतराल लेने में उसको समय लग सकता है। आगे चलते हैं तो देखिए, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इसका भी जो नियंत्रण करता है वो हार्मोन ही करता है। इस चक्र में अंडाणु के परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने पर स्थिति में उसका टूटना शामिल है। ये सब जितना भी होता है, जैसे अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना, ये सब शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, मतलब गर्भधारण हो जाता है, जैसे कि पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, संतति का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, जो शिशु होते हैं उनका लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, वो लड़का होगा या लड़की, लड़का अथवा लड़की, ये टॉपिक है। इसमें देखेंगे कैसे निर्धारण होता है शिशु का कोई लिंग। ठीक है, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है, मतलब डीएनए में निहित होता है, मतलब होता है डीएनए में होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये चैप्टर 8 में पढ़े आप लोग कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में स्थित होते हैं। जो डीएनए होते हैं प्रत्येक कोशिका, हर एक कोशिका के केंद्र में स्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं, जिन्हें एक्स एंड वाई कहते हैं। ठीक है, 2 ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो एक्स और वाई होते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और लड़कियों में क्या होता है, एक्स 2 ठो गुणसूत्र होता है, एक्स। ठीक है, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। ये आप लोग समझ जाइए कि लड़कियों में, स्त्रियों में क्या होता है, 2 होते हैं गुणसूत्र, वो भी केवल एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में 2 होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिश्चित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चित्र 10.4 में देखेंगे आगे कि क्या होता है। देखिए, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा।
यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले गुणसूत्र वाई गुणसूत्र हो तो युग्मनस्पर नर शिशु में विकसित होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं देखते हैं फिगर क्या है, क्या कह रहा है फिगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये स्त्री में गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे वाई है, वाई गुणसूत्र है और यहाँ एक्स गुणसूत्र है। अगर देखिए, अगर एक्स एक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन के द्वारा नहीं फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर एक्स शुक्राणु और एक्स शुक्राणु अगर मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। अगर वाई शुक्राणु और एक्स शुक्राणु मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। लड़का हो या लड़की, ठीक है, ये गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ये निर्धारण होता है। यह धारणा कि बच्चों के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अनासंगत है। ठीक है, ये गलत है कि केवल स्त्री ही नर या मादा करती, ऐसा नहीं है कि केवल लड़की ही उत्तरदायी होता है, मतलब स्त्री ही उत्तरदायी होती है स्त्री का जन्म के लिए या शिशु बच्चे के, मतलब एक लड़के के जन्म के लिए। ये पिता के शुक्राणु के द्वारा होता है। आगे देखिए कि लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, लिंग हार्मोन के अलावा भी कई हार्मोन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथियां द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों के उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। ठीक है, आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथियां एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो मस्तिष्क में से जुड़ी होती हैं। पीयूष ग्रंथियां कैसे होती है? जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, मतलब दिमाग से जुड़ा होता है। पीयूष ग्रंथियां वृषक एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अनाशय में एड्रिनल, ठीक है, अधिवृक्क जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जैसे थायराइड, ठीक है, अग्नाशय एवं एड्रिनल, ऐसे भी कुछ ग्रंथियां हैं जो ठीक क्या करती हैं, पीयूष ग्रंथियां की जैसी ही हैं। यहाँ पे देखिए कि बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था। ठीक है, जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। और थायराइड ग्रंथिया से रोग उत्पन्न होने वाला क्या है? गायटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। काका की थायराइड ग्रंथियाँ और थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उससे क्या निकलता है? थायरॉक्साइन निकलता है, जो जो लड़का था उसमें नहीं हो रहा था। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं। मधुमेह एक तो बीमारी होता है, ठीक है, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। क्या है? मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन के द्वारा होने वाला बीमारी है। इंसुलिन की कमी से होने वाला बीमारी है। ठीक है, बूझे एवं पहले ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एंड्रिल ग्रंथि के विषय में पूछा है। ठीक है, एंड्रिल ग्रंथि के बारे में अपनी बुआ से जी से पूछा तो उन्होंने बताई कि उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एंड्रिल ग्रंथियाँ ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। अब देखिए क्या करता है, एंड्रिल ग्रंथि क्या करती है? ये नमक की मात्रा को संतुलित करती है। ठीक है, एंड्रिनेलिक नामक हार्मोन का स्राव भी करता है। ठीक है, एंड्रिनल क्या करता है? एंड्रेनिलिक नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। एंड्रिनल क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। अब देखिए क्या करता है एंड्रिनल? क्रोध का, गुस्सा, चिंता, ठीक है, और एवं उत्तेजना का अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती है। अब देखिए, थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथियाँ वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। देखिए, पीयूष ग्रंथियाँ क्या करती है? वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की समान वृद्धि के लिए आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान क्या है? इनके जीवन में हार्मोन का योगदान रहता है।
आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने के अनेक चरणों के गुजरना पड़ता है। अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का याद कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जब टेडपोल जब बड़ा होता है तो उनको बहुत सारे ऐसे उनके जीवन में जैसे अनेक चरण होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। देखिए, लार्वा से वयस्क बनने के लिए परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं, ठीक है। कीटों को कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। कि ऐसा एक तो नाम है कीट हार्मोन, उनके द्वारा किया जाता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। अब देखिए, जब मेढक में जो थायराइड द्वारा जो निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है, मतलब आयोडीन होना आवश्यक है। यदि जल में जिससे टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब जल में जब ये नमक का कमी हो जाता है तो उसमें जो टेडपोल है वो मेढक नहीं बन सकता, मतलब वो वयस्क नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे है जननात्मक अवस्था स्वास्थ्य, ठीक है। जननात्मक स्वास्थ्य क्या है देखते हैं। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उन व्यक्तियों का स्वास्थ्य कहलाता है। अब देखिए क्या है कि व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो संतुलित आहार नहीं लेता है तो अस्वस्थ ही रहता है, ठीक है। इसीलिए संतुलित आहार लेना ही आवश्यक होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन में प्राप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। अब क्या स्वस्थ रहने के क्या क्या करना चाहिए। स्वच्छता एवं सफाई पर ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातों और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। ऐसा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब किशोरावस्था होता है। किशोर की पोषण आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। ये इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि और तेजी से शरीर का विकास होता है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जो आहार है उनको सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, ठीक है। याद कीजिए कि असंतुलित आहार का अर्थ क्या है, ठीक है। भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो, मतलब वो मिले, ठीक है। क्या क्या मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, वसा मिले और विटामिन मिले, ठीक है। ये सब क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी चावल दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है, ठीक है। रोटी चावल दाल जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं वो संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, ठीक है। जो दूध जो है अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। वो किन से मिल जाता है, शिशु को अपने माँ के दूध से मिल जाता है। लोह मतलब आयरन, ठीक है। तत्व रुधिर का निर्माण करता है। जो आयरन का तत्व है वो किसका निर्माण करता है, रुधिर का निर्माण करता है। तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां गुड़ मांस संतरा आंवला आदि इत्यादि इत्यादि किशोर के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। जैसे गुड़ हो गया, पत्तीदार सब्जियां हो गया, मांस हो गया, संतरा आंवला, ये सब क्या है किशोर के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, ठीक है। मतलब उनको देखिए क्या भोजन संतुलित एवं पोषक हैं। अब हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका भोजन संतुलित है या और पोषकदार है कि नहीं है। क्या इसमें ऐसे खाद्य सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध मांस नट एवं दालें भी शामिल हैं। अगर हैं तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं, जो शरीर को बढ़ाने के लिए प्रोटीन का प्रदान करते हैं, मतलब प्रोटीन हमें देती है। क्या इनमें से वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी बताइएगा हमें। आगे चलते हैं तो देखिए फल एवं सब्जियां का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है, ठीक है। तो चिप्स तथा पैक
किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, ये तो आम बात है कि स्वादिष्ट होती हैं, परंतु इन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें से पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होता है, मतलब इसमें पोषक मात्रा में कमी होती है इनमें। आगे चलते हैं तो व्यक्तिगत स्वच्छता। अब देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, कैसे रहना चाहिए। सो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना ही चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार दिन में स्नान करना ही चाहिए, कभी भी करना ही चाहिए, ठीक है। ये किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वेद ग्रंथियाँ के अधिक प्रक्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। अब देखिए, स्वेद, ठीक है, ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण, मतलब बहुत सारा किशोरावस्था की अवस्था में शरीर में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो जिससे क्या होता है, गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों स्नान करते समय भली प्रकार धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं हुई, ठीक है, नहीं रखी गई, तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा भी रहता है, हमेशा बना रहता है, ठीक है। जीवाणु संक्रमण का खतरा भी हमेशा बना रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऋतुस्राव हो तो उसको अच्छे से साफ सफाई करें और अगले ऋतुस्राव के लिए तैयार रहे। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें, ठीक है। आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे में नेपिंग अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलते रहें, ठीक है। अब देखिए शारीरिक व्यायाम, ठीक है। शारीरिक व्यायाम कैसे होना चाहिए, देखिए, ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है, ठीक है। फुर्तीला और स्वस्थ भी रखता है ये टहलना और खेलना, ठीक है, ताज़ी हवा में। सभी युवा, किशोर या लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए भ्रांति एवं असत्य अवधारणाएं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि अध्याय 9 एवं अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा है, ठीक है। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणा प्रचलित है जो आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए किशोरों को शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इनमें से कुछ को नीचे दिए जा रहे हैं। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा सत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है, ठीक है। ऋतुस्राव के समय यदि लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ऐसी धारणा तो मानी जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संतान के लिए, लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन आप लोग ऊपर में पढ़ा होगा कि जो संतान के लिंग का जो जिम्मेवार है वो पिता का गुणसूत्र है, ठीक है। तीसरा है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषेध है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसे अनेक कथन या मिथ लगेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध, मतलब इनका नहीं करना है, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान। यह कभी भी निषेध, मतलब नशीली दवाओं का या कोई नशीला पदार्थ का सेवन ना करें तो आपके लिए और आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रिय का समय होता है। जब जो किशोरावस्था होता है तो उस समय क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है। जब वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है, ठीक है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें, ठीक है। भ्रमित या असुरक्षित महसूस ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही करना चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको कहे कि अगर नशीले पदार्थ या दवाओं का सेवन करें, इससे क्या आप तनाव मुक्त और अच्छा महसूस करेंगे, तो उसको ना ही कहें जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिसकी लत पड़ सकती है, ठीक है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होने लगती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य में खुशी देने को ही बर्बाद कर देता है, दोनों को ही बर्बाद कर देता है, स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देगा और खुशी को भी बर्बाद कर देगा। आपने एड्स के विषय में तो वैसे ही सुना होगा, ठीक है। एड्स का विषय में तो आप लोग सुना ही होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है, ठीक है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सीरिंज
द्वारा भी जा सकता है। देखिए कैसे ये फैलता है। जब कोई एक पीड़ित व्यक्ति उसका जो स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति एड्स से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, वो ड्रग्स लेता है, उसी सिरिंज से आप भी कोई स्वस्थ व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो उससे भी क्या होता है, वायरस का संक्रमण फैल जाता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। देखिए जब कोई माँ अगर पीड़ित है एड्स से तो उसके बच्चों में भी हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर एड्स से प्रभावित है तो उससे अगर लैंगिक संपर्क रखते हैं तो उससे भी एड्स हो सकता है। ठीक है। अब देखिए किशोर द्वारा गर्भधारण। ठीक है, किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह के कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। ठीक है, कानून ये मानता है कि लड़कियों का शादी कब हो, जब 18 वर्ष की हो तब, और लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद हो। इसका कारण है कि टीन आयु, ठीक है, 11 से 19 वर्ष की आयु, जिसको हम टीनेजर भी कहते हैं। लड़कियां या माँ, ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। जब टीनेजर होती हैं तो लड़कियां माँ बनने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार नहीं होती हैं। बाल विवाह उसको कहते हैं जो कम उम्र में शादी हो जाता है। ठीक है, तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोनों जच्चा और बच्चा दोनों ही उसका जो स्वास्थ्य है उसका उस पर प्रभाव पड़ सकता है अगर कम उम्र में विवाह हो जाए तो। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है। ठीक है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी के उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो ही रहती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको लाभदायक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।